नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक नियम में जो सवाल पढ़े थे, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत भी रहती है तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख लिया करो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। तो बच्चे, हम अभी तक 34 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं और उनमें हमने देखा कि समय कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह मैं पहली क्लास में वही चीज़ बोल रहा हूँ, शुरुआत क्लास में वही बोल रहा हूँ। समय कार्य की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसमें, और जितनी भी वैरायटीज़ करवा रहे हैं उनको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। फिलहाल हम आज जो है उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और नए क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हवा में मत करना सॉल्व, गणित हवा में सॉल्व नहीं होती है प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ लेना। अगर आप सोचो कि जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे आपकी पॉलिटी, ये सब आप लोग जो है वर्बली याद कर लेते हो, रट लेते हो, मैथ्स रटी नहीं जा सकती है। मैथ्स के लिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत है। चाहे कितनी ही ऑनलाइन क्लासेस आ जाए, जब तक आप खुद पेन और पेपर लेके नहीं बैठोगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएगी। यहाँ आपको क्लास में ज़रूर लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल आ भी रहा होगा, लेकिन 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद में या 20 दिन बाद में आपको वो चीज़ें सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको करना क्या है कि क्लास के साथ में पेन और पेपर लेके बैठना है और चीज़ों को अच्छे से लिखते हुए चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हमारी आज की जो क्लास है उसको शुरू कर लिया जाए और नए क्वेश्चंस देखे जाए। क्वेश्चन क्या है? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 1.5 दर्जन का मतलब समझना पड़ेगा बच्चों। तो 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। 1.5 दर्जन को अपन लिख सकते हैं 3/2 दर्जन, और दर्जन का मतलब होता है 12। तो 2 से काटा 6 बार, तो 6 तिया 18 वस्तुएं होंगी, ठीक है बच्चे। अगर एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है तो 18 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 18 पेंसिल आपने खरीदी है ना बच्चे। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है तो 18 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो 18 दूनी 36 और बचा 18 पंजे 90, तो 36 और 9 45 रुपये। बच्चे 45 रुपये आपके खर्च हो गए 100 रुपये में से। तो 100 रुपये थे, 45 खर्च हो गए, तो बच्चे कितने बचे? 55 रुपये बचे, ठीक है। तो आप अच्छे समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास में 100 रुपये का नोट है, मैं मार्केट जाके 18 पेंसिल खरीद लाया। 18 पेंसिल नहीं बोला उसने, 1.5 दर्जन बोला है। तो एक दर्जन में 12 होती है, तो 1.5 दर्जन का तो 18 पेंसिल। एक पेंसिल 2.5 रुपये की है, तो 2.5 रुपये के हिसाब से 18 पेंसिल की कीमत क्या होगी? 18 इंटू 2.5 रुपया कितना हुआ? 45 रुपया। और 100 रुपये में से 45 रुपया आपने खर्च कर दिए, तो 55 रुपया आपके पास बचे हुए। अब बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4 रुपये है, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ज्यादा वस्तुओं की कीमत दे रखी है, कम की पूछी गई है, तो कैसे करेंगे? 3 सही 3/4 रुपये बराबर है 5 पेंसिल के कीमत के। तो बताइए 2 पेंसिल का कीमत क्या होगा? इसको सॉल्व करना है। ये लिखना मैं पहले भी 10 बार बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं कि अगर 3 सही 3/4 रुपये बराबर है 5 पेंसिल के, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी? तो 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15/4। तो इसको लिखा 15/4, और 5 तो ऑलरेडी है नीचे, और इनटू किससे गुणा करना है? 2 से, ठीक है। 5 से काटा बच्चे 3 बार और 2 से काटा 2 बार, 3/2, यानी कि आंसर आएगा बच्चे 1.5 रुपया। फिलहाल मेरे आंसर में 3/2 दे रखा है, तो बी ऑप्शन में लगा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। बस यही करना है इस सवाल में। दोबारा देख लें, चलो मैं एक बार वापस मिटा देता हूं। देखो बच्चों, क्या बोला गया है? 3 सही 3/4 रुपये बराबर है 5 पेंसिल की कीमत।
तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी? तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी? पेंसिल से पेंसिल कट जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15 और बटे 4 है ही सही और 5 है ही सही, इंटू 2, 2 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो आंसर कितना आएगा बच्चे? 3/2 रुपया। ये आपका आंसर। कर लेंगे? कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल, दिए गए सवाल में आपसे पूछा गया है 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? अब कई लोग इसको ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है, 1 लीटर बराबर है 910 ग्राम के। अब 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 मिलीलीटर बराबर 910 ग्राम के। तो 1 मिलीलीटर का मतलब कितना होगा? ये होगा 910 बटे में 1000, ठीक है। और हमें निकालना है 700 मिलीलीटर का, तो 700 मिलीलीटर के लिए इसको 700 से गुणा करना पड़ेगा। 910 बटा 1000 को किससे गुणा करो? 700 से। 1 2 3 1 2 3 7 एकम 7 7 नाम 63, तो आंसर कितना आएगा बच्चे? 637 ग्राम, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लीटर बराबर 910 ग्राम के है, यानी कि 1000 ml का मान 910 ग्राम है, तो 1 ml का मान क्या होगा? फिर ऐसे 700 ml का निकालो, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसको ऐसे करेंगे, 910 ग्राम बराबर है 1000 मिलीलीटर के, तो 700 मिलीलीटर का मान कितना होगा? 700 मिलीलीटर का मान क्या होगा? करवाया ऐसा पहले कई बार? 910 ग्राम बराबर 1000 ml के है, तो 700 ml का मान क्या होगा? ml से ml कट गया, 1 2 और 3, ये 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे, ये भी कट जाएगी। 7 एकम 7 और 7 नाम 63, तो आंसर कितना आया? 637 ग्राम। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना। आया कि नहीं आया समझ में? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लीजिए। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? यह सवाल पूछा गया है बच्चे। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। एक संतरा जो है बच्चे, एक संतरा कितने का है? 5.5 रुपये का। और 1 किलोग्राम सेब कितने का है? 1 किलोग्राम सेब है 80 रुपये का। एक संतरा 5.5 रुपये का और 1 किलोग्राम सेब कितने का? 80 रुपये का। तो हमें पूछा गया है 1.5 दर्जन संतरे प्लस 1 सही 3/4 किलो सेब, इसका पैसा पूछा गया है। देखो हमें सेब का भाव भी दे रखा है और संतरा एक कितने का आता है ये भी बता रखा है। हमें 1.5 दर्जन संतरे और 1 सही 3/4 किलो सेब का मान पूछा गया है। 1.5 दर्जन को अपन 3/2 लिखेंगे और दर्जन को 12, और एक संतरे का भाव कितना है? एक संतरे का भाव कितना है? 5.5 रुपये। 5.5 रुपये यहां भी लिख दिया, प्लस 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, और 1 किलो सेब का कीमत कितना है? 80 रुपये। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, 1 दर्जन का मतलब 12 है, तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 1.5 × 12, और 5.5 रुपये के हिसाब से एक देखो 2 से काटा 6 बार, 6 तिया 18 इंटू 5.5, 18 संतरे खरीदे, एक संतरा 5.5 का, तो 18 संतरे कितने के होंगे बताओ? 99 रुपीस के तो संतरे हो गए, और 4 से 20 बार और 20 को 7 से गुणा करो, 140 रुपए के सेब हो गए। तो 140 और 90 99 कितना हुआ? 239 रुपए। तो आपका जो पूरा बजट बैठेगा वो 239 रुपए का बैठेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक संतरा जो है 5.5 रुपये का है
और 1.5 किलो 1 किलो सेब जो है वो 80 रुपये का है। तो हमने 1.5 दर्जन संतरे खरीदे। बच्चों, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितने हुए? 18। एक संतरे के 5.5 रुपए लगे, तो 18 संतरों के 99 रुपीज। उधर अगर मैं आपसे कहूं कि एक सही 3/4 किलो सेब, एक सही 3/4 किलो सेब खरीदे, तो एक सही 3/4 का होता है 7/4 किलो सेब। 1 किलो सेब 80 रुपए का है, 4 से 20 बार 20 सत्ते 140 रुपए के आ गए। 140 रुपए के सेब, 99 रुपए के संतरे, कुल मिलाकर 239 रुपए। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? कर लेंगे ना? बस देखो, गणित में कोई चीज मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें। सिर्फ आपका दिमाग उस लेवल से खुला हुआ ही नहीं। हमें चीजें पढ़नी है, हमें चीजें समझनी है, और जब तक आप अपने अंतरात्मा से नहीं पूछोगे ना, आप अपने आप में देखो, लोग क्या करते हैं, मैंने जितने लोगों से मैं मिला स्टूडेंट से, सबकी एक ही सोच होती है, मैथ्स टफ टॉपिक है सर, मैथ्स एक खतरनाक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट। अरे बच्चों, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई है, हर बात का क्यों का जवाब मिलेगा, तो वो मैथ्स है। फैक्ट नहीं है यहाँ पे, रटने वाली चीजें नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल थ्योरी है, सब कुछ दिखता है। आप बाजार जाते हो, लाभ हानि सीखते हो, बार्गेनिंग करते हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात करते हो, लाभ कमाते हो तो लाभ हानि की बात करते हो, आप किसी को पैसा उधार देते हो तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हो। किसी से भी आप कहीं किसी व्हीकल से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो समय दूरी चाल की बात कर रहे हो। अगर आप इंजीनियरिंग में आर्किटेक्ट का काम कर रहे हो तो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करोगे। अगर आप जो है ज्योमेट्री की बात करोगे, आर्किटेक्ट हो तो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। कई बेवकूफ लोग बोलते हैं कि सर हमारे किस काम की गणित क्या काम में आएगी? हर चीज काम में आने वाली है। समय दूरी चाल काम में आता है, समय कार्य चाल आता है, पाइप टंकी काम में आता है। बस उस फील्ड में आप हो या नहीं हो वो इंपॉर्टेंट है। पटवार आप बनोगे, आप कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है, तो क्या यहाँ समय कार्य का नहीं है? क्या क्षेत्र मिति काम में नहीं आएगी? सब काम में आएगी। फिलहाल अगला सवाल देख लो। अब 12 व्यक्ति 24 दिन में 460 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो वैसी ही 230 मीटर लंबी दीवार को 18 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे? देखो, 12 आदमी 24 दिन में 460 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। दीवार की लंबाई क्या है? वर्ग है। तो वैसी ही 230 मीटर लंबी दीवार को 18 व्यक्ति कितने दिन में बना पाएंगे? ये सवाल दोबारा समझाऊं, देखते हैं। 12 व्यक्ति 24 दिन में 460 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो वैसी ही 230 मीटर लंबी दीवार 18 व्यक्ति कितने दिन में बना देंगे? देखो, मजदूरों के लिए दीवार बनाना मतलब कार्य करना है, कार्य करना मतलब दीवार बनाना। तो अगर मैं आपसे दीवार की लंबाई लिखवाता हूं, इसका मतलब ये क्या है बच्चे? यही आपके पास में कार्य है, और कार्य हमेशा कहां आता है? नीचे। अगर आपको याद नहीं है तो लिख देता हूं, MDH/W 111, और यहां आएगा MDH/W। याद आया? M1D1H1/W1, M2D2S2/W2। ठीक है। 230 से 2 बार काटा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 2 बार काटा। 3 से 4 बार काटा, 2 से 2 बार काटा, और 4 दूनी 8 दिन। तो 8 दिन आपका आंसर आएगा। क्या है बच्चे? 8 दिन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 12 आदमी 24 दिन में 460 मीटर लंबी, आदमी, दिन और घंटे M, D और H गुणा में आते हैं, वर्ग हमेशा डिवाइड में आता है। तो 18 आदमी कितने दिन में 230 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे? एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, ये ग्रीन वाला जो है ना, इतना सा पोर्शन सेम होता है। 12 24 दिन 460 मीटर लंबी दीवार, 18 आदमी कितने दिन में 230 मीटर, 230 से 2 बार, 2 से 12 बार, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8 बराबर x। टाइम कैलकुलेट करो, अगर 15 सेकंड से ज्यादा लग जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो आप। ठीक है। नेक्स्ट, संजय 20 मिनट में किसी पुस्तक के 4 पेज पढ़ता है। मैं सामने हट रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लो आप तब तक। एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मजा आएगा।
संजय 20 मिनट में किसी पुस्तक के 4 पेज पढ़ता है तो वह 20 पेज पढ़ने में कितना समय लेगा। ठीक है, 20 मिनट में 4 पेज पढ़ता है। पेज पढ़ना कार्य हुआ। अगर मैं कहूं कि आपको किताब पढ़ने बिठा दिया जाए और मैं आके 1 घंटे बाद पूछा जाए कितने पेज हो गए, तो आप काम ही तो कर रहे थे, पेज पढ़ना ही तो काम है। तो पेज की संख्या जो है वो वर्क है, वो W है। ध्यान देना, पेज की संख्या क्या है, W। तो अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। संजय एक आदमी हुआ, 20 मिनट का समय हो गया, 4 पेज पढ़ता है बच्चे। तो वह कौन, संजय 20 पेज कितनी देर में पढ़ेगा, ये समय। संजय 20 मिनट में 4 पेज पढ़ता है तो वह 20 पेज कितनी देर में पढ़ेगा, ये सवाल है। 4 से आपने 5 बार काटा और 5 को 20 से गुणा किया तो 100 मिनट में चल रहा है, तो आंसर मिनट में आएगा। 100 मिनट बराबर है x के। अब आप बोलोगे 100 मिनट तो ऑप्शन में है ही नहीं। बच्चे कोई बात नहीं है, अगर हम चाहें तो 100 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 मिनट प्लस 40 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और ये 40 मिनट है इसी, ये आपका आंसर। तो आंसर आएगा 1 घंटा 40 मिनट, डी ऑप्शन आपका आंसर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दोबारा। हमारा संजय 20 मिनट में 4 पेज पढ़ता है। 4 पेज पढ़ना मतलब वर्क। ठीक है, ये पूरा मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि एक बार और लिखना समझ में आए। एक संजय 20 मिनट में, मिनट भी लिख देता हूं, 4 पेज पढ़ लेता है। तो 20 पेज वह मतलब संजय कितनी देर में पढ़ लेगा, ये सवाल पूछा गया। देखो बच्चे, पेज से पेज कट गया। ठीक है, 4 से 5 बार और 5 से 20, 100 बार। 100 मिनट बराबर x क्या है। 100 मिनट किसका मान आया, x का। और 100 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट। आया कि नहीं आया, 1 घंटा 40। मैं 100 मिनट को क्या लिखोगे, 60 मिनट अलग 40 मिनट अलग। और 100 और 60 मिनट को अगर आप अलग अलग करोगे तो 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा और 40 मिनट, तो है इसी आपके पास में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कथन है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समय टंकी का सवाल। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, उसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भर दिया जाता है, तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या होगी। अच्छा सवाल है। 400 लीटर पानी है हमारे पास, है ना, उसमें से 12.5 लीटर हमने काम में ले लिया, बचे कितने, 387.5 लीटर। अथवा आप चाहते हो कि इसके मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, तो 387.5 को किससे गुणा करें, 1000 से। पॉइंट से ये कट गया तो ये आएगा, ये आ गया। इतना पानी हमारे पास शेष है और एक इसको 25 डिब्बों में भरना है, तो हम क्या करेंगे, 387,500 बटे में 25 डिब्बे। ठीक है, 25 से काटा एक बार, बचे 13, 137, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, ये आ गया ml में। ठीक है, और बटे में, ठीक है, ये डिब्बों की संख्या है, ये डिब्बों की संख्या है। और अगर मतलब एक क्षमता है, और अगर मैं चाहता हूं कि इसको मिलीलीटर में, अभी मिलीलीटर में है ना, लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1000 का भाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे ही 1000 का भाग लगाए, आंसर आएगा 15 लीटर और 500 मिलीलीटर, ये आपका आंसर। रिपीट कर रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो सर ये क्या ही करवा दिया आपने, तो एक बार आपके सामने सॉल्यूशन है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो मैं बताने वाला ही। देखो 400 लीटर का टंकी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर काम में आ गया, 400 में से 12.5 लीटर काम में आ गया, तो 387.5 लीटर बचा। यानी कि 387.5 लीटर बचा, चूंकि हमें जो है वो टोटल 387.5 को 1000 से गुणा करके मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। टोटल 25 डिब्बों में भरने, तो 25 का भाग लगाओ, तो एक डिब्बे में आया 15,500 ml, और ml को अगर 1000 का भाग लगाया तो लीटर में आंसर आता है, तो 15.5 लीटर प्रति डिब्बे में।
ठीक है, 15.5 लीटर प्रति डिब्बे में यानी कि अब चाहते तो ये भी कर सकते थे बच्चे कि यहां से ये जो 387.5 आया इसमें 25 का भाग लगा, 25 से कम 25 बचे 13, 137 हो गए, 25 पंजे 125, बचे कितने, ठीक है 12, 25 पंजे 125। तो आपका आंसर ये आता 15.5 लीटर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते थे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे इस क्वेश्चन को लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली सवाल में। ठीक है, आराम से सुविधा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, यदि एक पेन और एक घड़ी का मूल्य 350 रुपए, किस किस का है, एक तो पेन और एक घड़ी। ठीक है साहब, यहां तक ये समझ में आ गया। यदि घड़ी का मूल्य पेन के मूल्य का 6 गुना है, घड़ी का मूल्य पेन के मूल्य का 6 गुना, पेन का 1 यूनिट तो इसका 6 यूनिट, सही है यहां तक। एक पेन और एक घड़ी, इनका मूल्य जो है 350 रुपए, घड़ी का मूल्य पेन के मूल्य का 6 गुना, तो पेन का अगर 1 है तो इसका 6 होगा। पूछा गया है बताइए घड़ी का मूल्य क्या है, इसका मूल्य पूछा गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि हमें ये पता लग गया कि इनका कुल मूल्य 350 रुपए और घड़ी और पेन का कीमत का अनुपात जो है 6:1 या 1:6 है। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या ये जो 7 है, 6 और 1 7 बराबर 350 के, 7 बराबर 350 के, तो 1 का मान आया 50, 50 1 का मान आया तो 6 का मान कितना आया 300 रुपए। तो घड़ी कितने की हुई बच्चे, 300 रुपए की। ये आपका आंसर। एक तरीका तो ये है इसको करने का, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं इसको रिपीट करता हूं, 350 रुपए में पेन और घड़ी आ रही है, घड़ी की कीमत पेन की कीमत का 6 गुना है, उसकी कीमत इसका 6 गुना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी कीमत 1 है, उसका 6 है, तो 1:6 बटेगा। 7 यूनिट का मान 350 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान 50 होगा और 6 का मान कितना होगा 300। अदरवाइज अगर आपने यहां तक सॉल्व कर लिया था तो आप ये भी कर सकते थे कि 350 रुपया बराबर है 7 के, 7 कहां से है 6 और 1, और घड़ी की कीमत अगर आपको निकालनी है तो गुणा किससे करोगे 6 से, 6 का मान चाहिए। 7 का मान 350 है तो 6 का मान क्या होगा, 7 पंजे 35, 50 और 50 को 6 से गुणा किया, बोलो आया कितना आंसर 300 रुपए। ये आपका आंसर। कई लोग ऐसे भी करते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा 6 और 1 7, 7 कुल है, कुल 350 है, 7 बराबर 350, 1 का मान 50, 6 का मान कितना हुआ, 6 का मान कितना हुआ 300 रुपये आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ये सवाल अगर आपको याद, किसी ने मेरी एक एक नियम की पहली क्लास ली हो तो पहली क्लास में एक एक नियम मैंने बताया था ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया था और वहां में मैंने फरवरी की बात की थी, वही सवाल आ गया। एक नौकर 100 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा गया, एक दिन का हम देंगे 100 रुपया, एक दिन का कितना है बच्चे 100 रुपये, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2004 में उसे कितने पैसे मिलेंगे, फरवरी 2004 में उसे कितने पैसे मिलेंगे। ध्यान देना 2004 में चूंकि 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जाता है, तो ये क्या है एक लीप ईयर, लीप वर्ष, और लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है 29 दिन का। बताया था कि नहीं बताया था। अगर यहां फरवरी की जगह अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कुछ भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फरवरी है तो फर्क पड़ेगा। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नहीं। जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है, 29 दिन होते हैं फरवरी में। आपको याद होगा कि हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो वो चौथा साल लीप वर्ष ही होता है। तो चूंकि 2004 दिया हुआ है तो 4 का भाग जाने पता लगा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का। तो अगर आपको उसकी कुल तनख्वाह निकालनी है, उसकी कुल मजदूरी निकालनी है, तो एक दिन के बच्चे 100 रुपये
तो 29 दिन की मजदूरी कितनी होगी? 2900 रुपए। हुई कि नहीं हुई बच्चे? ये आपका आंसर। ठीक है, तो फरवरी लीप वर्ष का मतलब समझ में आया? ठीक है, किसी भी वर्ष में 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो मतलब फरवरी 29 दिन का, और एक दिन का पेमेंट 100 रुपए डिसाइड हुआ है तो 29 दिन का पेमेंट कितना होगा? 2900 रुपए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक धावक जो है मैदान में एक चक्कर पूरा करने के लिए 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ता है तो 4 चक्कर के लिए कितनी दूरी तय करेगा? ध्यान दीजिएगा, एक धावक मैदान में एक चक्कर पूरा करने के लिए 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ता है तो 4 चक्कर के लिए कितनी दूरी दौड़ेगा? बहुत सवाल है, बहुत सरल सवाल है। देखो, एक चक्कर बराबर है 1 किलोमीटर 500 मीटर, अथवा हम इसको 1500 मीटर भी बोल सकते हैं ना? तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर। तो अगर एक चक्कर का मतलब इतना है तो 4 चक्कर निकालना है, तो 4 से इधर भी गुणा कर दो और 4 से इधर भी गुणा कर दो। तो जैसे ही 4 से गुणा करोगे इधर आएगा 4 चक्कर और इधर आएगा 15 चौक 60, यानी कि 6000 मीटर। और 6000 मीटर को अगर हम 1000 का भाग लगा दें, 6000 में अगर मैं 1000 का भाग लगा दूं तो आंसर कितना आएगा बच्चे? 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका आंसर। बढ़िया, बिना पेन चलाए करो। एक चक्कर का मतलब है 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 500 मीटर का मतलब 1.5 किलोमीटर ही होता है नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, हम यही बोलते हैं 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर एक चक्कर, तो बताइए 4 चक्कर के लिए 4 से गुणा करो, 1.5 को 4 से गुणा करो, 6 किलोमीटर आपका आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में? है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो जो यहां तक आपको मुझे लगता नहीं है कहीं कोई समस्या होने वाली, और आगे भी कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन आप जहां क्वेश्चन कर रहे हो इसको लिखा करो, एक अलग नोटबुक बना के चला करो। ठीक है, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको समस्या ना हो कोई भी। ये एक अच्छा सवाल है। एक दर्जन वाले 25 पैकेट का मूल्य 750 रुपए है तो 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य क्या होगा? अब इस सवाल को अगर मैं करूं तो मैं एक लाइन में कर दूंगा। 750 रुपया बराबर है एक दर्जन वाले 25 पैकेट का मूल्य। तो बताइए 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य क्या होगा? ये सवाल काट भी लूंगा। 25 दिया 75, 30 बार, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 2 से काटा 4 बार, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो आंसर आएगा 600 रुपये। ये आपका आंसर। अब समझना ये है कि ये आया कैसे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। समस्या ये है कि ये सवाल हुआ कैसे, ये मेरे को पता नहीं चल रहा ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर ने कर दिया, प्रॉब्लम ये है कि सर ने कैसे कर दिया। प्रॉब्लम इसमें थोड़ी कि सर ने कर दिया, प्रॉब्लम तो ये है कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो मैं बताता हूं, चलो बच्चे, एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। तो 12 एक पैकेट में, तो 25 पैकेट में कितने हुए? 300। 300 वस्तु का मूल्य जो है वो 750 रुपया है। समझ में आया यहां तक? तो बताइए 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य क्या होगा? तो यहां पर हुआ 240 वस्तुएं, इनका प्राइस पूछा गया है। समझ में आया? एक दर्जन यानी कि 12 पेंसिल वाले 25 पैकेट है। एक पेंसिल में 12 पैकेट है तो 25 पेंसिल में 300 वस्तुएं। 300 वस्तुएं कितने रुपए की है? 750 रुपए की। तो 8 वाले 30 पैकेट यानी कि 240 वस्तुओं का कीमत क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? 750 रुपया बराबर है 300 वस्तु के। तो बताइए 240 वस्तु की कीमत क्या होगी? ये सवाल बना। 750 रुपया बराबर 300 वस्तुओं के 240 की कीमत। अच्छा ये 300 आया कहां से? 12 गुणा 25 करके तो आया। अच्छा ये 240 कहां से है? 8 गुणा 30 करके। जैसे मैंने वहां लिखा था 750 बराबर 12 इंटू 25 के इंटू 8 गुणा 30 के। आया समझ में? काटने पे बोलो 50 से काटा, 50 से काटा, ये 6 बार कटा, और ये कितनी बार कटा? 15 बार। 6 चौक 24, ये 40 बार कटा।
15 चौक 60, आंसर कितना है 600 रुपये आपका आंसर। तो कुल मिला के ये सवाल जो है सिर्फ इतना सा था, सिर्फ इतना सा था कि आपको जो है इतना सा करना था कि 750 बराबर है 1 दर्जन वाले 25 पैकेट, तो 8 वाले 30 पैकेट की कीमत कितनी, ऐसे गुणा करना था। जो दिया हुआ था उसका मान नीचे रखा, जो पूछा गया था उसको वहां रख दिया। यहां से 25 से 3 बार कट गया और 6 से 2 बार कट के 6 से 5 बार कट गया। 2 से काटा 4 बार, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो 600 रुपये आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम में ये करना, इतना नहीं समझाना है कि तुम रंग बिरंगे डायग्राम बना के आने लग जाओ वहां पे और फिर बोले सर ये तो बड़ा टफ हो गया, ये तो समस्या उत्पन्न हो गई हमारे सामने। तो समस्या उत्पन्न करने वाला काम नहीं करना है, समस्या सुलझाने वाला काम करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, पढ़ लो एक बार सवाल फिर कर लेते हैं। किसी टंकी का 2/5 भाग 20 बाल्टी में भर जाता है, तो संपूर्ण टंकी कितने बाल्टी में भर जाएगी। देखो 2/5 भाग भरा, तो इसको ऐसे समझा करो कि ये जो है ये तो है पूरा, ये जो है ये वो भरा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 भाग भरने में 20 बाल्टी लगती है, तो बताइए 5 भाग भरने में कितनी बाल्टी लगेगी, ये सवाल है। 2 भाग भरने में 20 बाल्टी, तो 5 भाग भरने में, तो 2 का मान 20 है तो 1 का मान 10 और 1 का मान 10 है तो 5 का मान कितना लगेगा 50 बाल्टी। ये हुआ आनंद, इसको बोलते परम आनंद। ये हुआ आपका आंसर। अब कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमारा ध्यान तो तीतर गिनने पे लगा हुआ था। तीतर मत गिनो, ठीक है, दोबारा समझो। देखो 2/5 भाग, ठीक है, भर गया, तो इसका मतलब है ये तो है पूरा, ये कितना है भरा हुआ भाग, और इनका अंतर जो है वो क्या है खाली भाग। समझना इस चीज को, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने भरा कितना 2 भाग, बताओ पूरा कितना भाग है 5 भाग, और खाली कितना है 3 भाग, लेकिन पूछा ही नहीं। अच्छा 2 भाग भरने में 20 बाल्टी लगी, यहां पे कितनी लगी बच्चे 20 बाल्टी, तो 2 यूनिट का मान 20 बाल्टी है, तो 1 का मान 10 और 1 का मान 10, तो बताओ 5 का मान कितना हुआ 50 बाल्टी। अब चाहे लोग कैसे भी करें पर आप तो ऐसे ही करना, ठीक है, 50 बाल्टी। ठीक है, तो इस तरह से करना है, बाकी उल्टे सीधे तरीकों मत पढ़ना, नहीं तो करने में तो मैं ऐसे भी कर दूंगा। हमेशा ध्यान रखना कि पूरा भाग जो होता है वो 1 मान के चलते हैं, बेसिक से करता हूं तो, है ना, बाकी तो सब आपके अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मैं कहूं कि 2/5 भाग भरने में 20 बाल्टी लगती है, तो 1 भाग भरने में, पूरा भाग मतलब 1 भाग, तो इसको उधर लेके जाओ, तो इधर तो 20 है ही सही, ये 2/5 उधर जाके क्या हो जाएगा 5/2, और 2 से गुणा किया 10 बार, और 10 × 5 कितना है 50 बार। ऐसे करना पड़ जाएगा। हाँ, अगर पूछता खाली कितने भरेगा, तो आप बोलते 2 भर गया, 5 पूरा है, 3 खाली रहा होगा, 2 का मान 20 बाल्टी, 3 का मान 30 बाल्टी है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक विद्यालय में पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगेंगे। ध्यान देना, कितने और मजदूर लगेंगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत होगी ही होगी। तो कितने और मजदूर लगेंगे ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हमें कहा गया एक विद्यालय में पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। 2 मजदूर 8 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। अब कार्य सेम ही है तो मत लिखो इसको,
2 मजदूर 8 दिन में कार्य कर सकते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगेंगे? बताओ, पहले कितने मजदूर थे? 2, तो 2 मजदूर तो रहेंगे और प्लस में x आ जाएगा, तो यह आएगा एक्स्ट्रा मजदूर। इस हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त। क्वेश्चन समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूं। 2 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 2 मजदूर 8 दिन में, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर एक्स्ट्रा लगेंगे और लगेंगे? तो 2 मजदूर तो थे ही, एक्स्ट्रा को प्लस लिखेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा लगाते हैं तो जितने मजदूर थे उसमें प्लस करके लिखते हैं, और अगर हम हटाते हैं मजदूर तो माइनस करते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 8 बराबर 2 प्लस एक्स के, तो x का मान कितना आएगा बच्चे? 6 मजदूर। तो 6 मजदूर अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे अपन को। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक बार और लिख के बता देता हूं। 2 मजदूर 8 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 2 के साथ में कितने मजदूर और लगाए जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए? तो 2 से काटा 4 बार, 4 दूनी 8 बराबर 2 प्लस एक्स के, तो x का मान कितना आएगा बच्चे? 6 दिन। x का मान आएगा 6 दिन, और ये बी ऑप्शन आपका आंसर। अब बताओ इसमें कोई समस्या हो तो पढ़ लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी तो करनी नहीं है अपन को। बहुत ही ढंग से, बहुत ही प्यार से मैंने क्वेश्चन करवाया है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल पहले भी करवाया हुआ है। 4 बंदर, 4 केले, केले क्या है? वर्क, तो ये बटे में आएगा। 4 दिन में खाते हैं। इन सवालों में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। 1 बंदर, 1 केला, ये क्या है? वर्क, तो ये बटे में आएगा। कितने दिन में खाएगा? लिखना आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? दोबारा देखो। 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो 1 बंदर 1 केला कितने दिन में खाएगा? फिर भी नहीं समझ में आए तो बोले ऐसे लिखो, 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाता है ना? तो 1 बंदर 1 केला कितने दिन में खाएगा? ये सवाल है। देखो, केला खाना बंदर के लिए काम है, ठीक है? तो काम को हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है, तो डिवाइड में लिखा अपन, ठीक है? तो 4 बंदर 4 केले 4 दिन में, तो 1 बंदर 1 केला कितने दिन में? तो पहली बात तो अगर हम बात करते हैं, केले से ये केला कट गया, बंदर से बंदर कट गया, और 1 से 1 कट गया। यहाँ पे 4 से ये 4 भी कट गया, तो यहाँ कितना आया? 4 दिन। और यहाँ कितना है बच्चे? x। ये आपका आंसर। तो आंसर हमारा 4 दिन आएगा। जल्दीबाजी में ऐसे मत करना कि 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो 1 बंदर 1 केला 1 दिन में खाएगा। गलत आंसर आ जाएगा। 1 दिन तो बिल्कुल ही गलत। कहीं 90% लोग जो है ना ये लगा के आएंगे ये गलत आंसर है। लिखना देख लेना, 4 बंदर 4 केले, केले खाना वर्क है तो वर्क डिवाइड में आता है, इधर भी वर्क डिवाइड में है, बाकी सब सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करीम जो है 20 रुपए किलो वाले 6 किलो आलू खरीदता है, उसी खर्च में 24 किलो वाले कितने आलू खरीदेगा? 24 रुपए किलो वाले, देखो 20 रुपये के 1 किलो आते हैं, तो 6 किलो 120 रुपये के हुए। तो करीम के पास जो कुल रुपये हैं वो 120 रुपये। 20 रुपये किलो के हिसाब से 6 किलो उसने आलू खरीदे, तो 120 रुपये खर्च किए। अब ये बोल रहा है 24 रुपये किलो वाले कितने आलू खरीद पाएगा। अब अगर मैं यही 120 रुपये लेके बाजार में जाऊं और वहां भाव पूछता हूं, तो भाव पता लगा 24 रुपये किलो, तो मेरा जो, ठीक है, आलूओं की संख्या होगी, आलूओं की संख्या होगी वो आएगा 120 रुपये में 24 का भाग लगा, आंसर कितना आएगा? 5। ये आपका आंसर, ठीक है। 20 रुपये किलो के हिसाब से 6 किलो में आलू खरीद सकता हूं, इसका मतलब 120 रुपये मेरे पास है। अगर मैं यही 120 रुपये लेके जाऊं और 24 रुपये किलो भाव वाले आलू खरीदना चाहता हूं, तो 1 किलो का भाव 24 रुपये है, तो 120 किलो खरीदने के लिए मुझे, ठीक है, 120 रुपये में कितने किलो आएंगे? 5 किलो। बस ये आपका आंसर, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बढ़िया।
अगला सवाल ये है, इस सवाल को पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको नीचे कर देता हूं, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बहुत ही शानदार सवाल है। तेल के 15 टिनों का मूल्य 8,790 रुपये है, जबकि प्रत्येक में 12.5 किलो तेल है। इस तेल के 25 टिनों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक टिन में 14 किलो तेल हो। ध्यान दो, 15 टिन है, अच्छा क्वेश्चन है, हर टिन में 12.5 किलो तेल है, तो टोटल तेल इतना हुआ। इसकी कीमत जो है 8,790 रुपये है ना भाई। 15 पीपे हैं, टिन मतलब पीपे बोलते हैं अपने लोकल में क्या बोलते हैं, पीपा। पीपा मतलब वो जो स्टील, वो जो आता है ना, लोहे का पीपा आता है जिसमें तेल भर के आता है, चंबल का तेल, फलाने का तेल। तो 15 टिन है, 1 किलो, एक में 12.5 किलो आते हैं, तो 15 में इतने हैं। ऐसे ही 25 टिनों का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक में 14 किलो तेल। तो ऐसे ही 25 पीपों का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक में 14 किलो, इसकी कीमत ज्ञात करनी। ये सवाल, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं सबको एक साथ लिख लूं तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 8,790 रुपया बराबर किसके है, 15 इंटू 12.5 के, और इंटू कीमत किसकी निकालनी है, 25 इंटू 14 की। ऐसे एक साथ लिख लोगे ना तो मजा आएगा लिखने में। 8,790 रुपये किसकी कीमत है, इसकी, ये बराबर है इसके, तो बराबर बटे है, और जिसकी कीमत निकाले उसको गुणा। जैसे ही पॉइंट आया यहां 0 आ गई, 25 से 5 बार काट लिया, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 5 से काटना स्टार्ट किया, 5 से काटा एक बार, ये चलो 5 से नहीं काटते, चलो काट लेते, 5 एकम 5, बचा आपके पास 3 37, 5 7 35, बचा 2 29 में, 5 5 25 और 5 8 40, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में 15 से काटोगे तो 15 से कट रहा है क्या, 15 एकम 15 बचे 2, 25 में, 15 एकम 15 बचे 100, 15 ऐसे कट रहा है। तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा बच्चों इस केस में, ठीक है। अगर फिर भी आप चाहते हो थोड़ी और कैलकुलेशन कम कर लें तो लो, 8,790 बराबर है 15 इंटू 12.5 इंटू 25 गुणा 14 से, पॉइंट आया ये 0 आ गया, 25 से 5 बार, 15 से काटा, 15 एकम 15, 15 5 75, बचे 12, 12 बच गए, 12 बच गए तो 29 लगाते 129 हो गया, 129 से 15 8 120, अब 15 6 90 और 0 आ गया, ठीक है। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 30 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा 3, 5 एकम 5 बचा 3 36, 5 7 35 और ये 2, और बाद में 14 से 2 गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 2, 14 इंटू 7 98 और 2 100, 10, 14 इंटू 11 154, ऐसा कोई आंसर आएगा और ये ऑप्शन है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी, आप इसमें कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 12.5 किलो वाले 15 पीपो का कीमत है 8,790 रुपये, तो 14 किलो वाले 25 पीपो की कीमत क्या होगी, तो 8,790 रुपये बराबर 15.12 के, तो 25 इंटू 14 कीमत क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारी क्लास थी आज की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। मैं बार बार हर क्लास के एंड में एक चीज़ बोलता हूँ जाते जाते कि रिवीजन करना मत भूलना इन क्लासेस का। जितना समझना ज़्यादा ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या है, रिवीजन करना। बार बार अभ्यास करो इनका, लिख लिख के। कोई सवाल नहीं आता 10 बार लिख के देखो, जितनी बार लिख के देखोगे उतना हाथ साफ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में। और तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेहत है। जब सेहत ही नहीं होगी, जब शरीर ही नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे कर पाओगे। तो पहले अपनी खुराक पे ध्यान दीजिए, अपना शरीर अच्छे से रखिए, फिर उसके बाद में पढ़ाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।